स्टूडेंट्स, आज हम नए साझेदार के प्रवेश पर किस प्रकार से साझेदारों के पुनर्मूल्यांकन खाते, पूंजी खाते एवं चिट्ठा बनाया जाता है, इस प्रकार के सम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको पुनर्मूल्यांकन खाते से संबंधित खाता कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने इससे संबंधित प्रविष्टियाँ आपको पहले बताई है, उन्हीं प्रविष्टियों से पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप मैं आपको बता रही हूँ। पुनर्मूल्यांकन खाते के प्रारूप में जैसा हम जानते हैं, खाता है तो खाते में यूं तो कितने कॉलम होते हैं हमारे 8, 4 डेबिट में 4 क्रेडिट में। फिलहाल मैं डेट और जेफ का कॉलम इग्नोर कर रही हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रारूप रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जैसा हम जानते हैं कि रिवैल्यूएशन में केवल वही मदें आती है जो संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित हो। रिवैल्यूएशन खाता बनाया ही इसीलिए जाता है कि आपकी संपत्ति और दायित्वों में मूल्यों में जो परिवर्तन अर्थात कमियां वृद्धि हुई उसे दर्ज करें। तो हम सबसे पहले लेते हैं संपत्तियों के बारे में। यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो फर्म को क्या होता है, लाभ हुआ, इसलिए उसे फर्म के खाते में रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट। जो संपत्ति जितने मूल्य से बढ़ी उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मैं यहाँ अमाउंट के कॉलम में स्पष्ट कर देती हूँ, आपको केवल क्या लिखनी है, वृद्धि जितनी हुई है वो राशि लिखनी है। आप इंक्रीज भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। संपत्तियों की वृद्धि को क्रेडिट करेंगे तो संपत्तियों के मूल्य में यदि कोई कमी होगी तो फर्म के लिए वो हानि होती है, इसलिए उसे इस खाते के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। एसेट्स के नेचर के उलट होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के मूल्य में बढ़ोतरी फर्म के लिए क्या रहेगी, हानि। तो यदि लायबिलिटीज का मूल्य बढ़ जाता है तो वो हम कौन सी साइड लेंगे, डेबिट साइड, वृद्धि। ठीक है, तो इसके अपोजिट अगर आपकी कोई कमी होती है लायबिलिटीज में, आपके दायित्वों में कमी आ जाती है तो फर्म के लिए वो क्या रहेगा, लाभ, इसलिए उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। लेकिन मूल्य कितना रहेगा, अगेन वही, जितनी कमी या वृद्धि हुई है वही यहाँ दर्ज होती है। तो आपकी लायबिलिटीज में जितनी कमी हुई उसे यहाँ दर्ज कर देंगे। अगर कोई नई संपत्ति उदय हो जाती है तो संपत्ति में बढ़ोतरी मानते हुए क्रेडिट किया जाएगा। कोई नया दायित्व उत्पन्न हो जाता है तो उसे दायित्व में वृद्धि मानते हुए डेबिट किया जाएगा। इस प्रकार से समस्त संपत्तियों दायित्वों की कमी या वृद्धि को यहाँ नोट करने के उपरांत हमने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया था, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि की गणना करने के लिए, जिसका प्रभाव पुराने साझेदारों पर पड़ेगा। नए साझेदार का आप बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव भी है। पुनर्मूल्यांकन के लाभ या हानि से नए साझेदार का कोई लेना देना नहीं होता है। वो नई फर्म में प्रवेश करता था, ये पुरानी फर्म का निपटारा हो रहा है। अतः इस पर जो भी लाभ या हानि की हम गणना करेंगे वो केवल पुराने साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाएगा। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फर्म को क्या होगा, लाभ जो साझेदारों के खातों में जमा किया जाएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो फर्म को क्या होगी, हानि जो साझेदारों के खातों में ना भी की जाएगी। फिलहाल डिफरेंस से ये काम किया जाता है तो टोटल लगाई जाएगी डेबिट और क्रेडिट की। जो साइड ज्यादा होगी उसमें से कमी वाली साइड को हम डिफरेंस करके अंतर निकालेंगे और जो अंतर आएगा वो किन साझेदारों में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो। ठीक है, ये क्या है, लाभ जो गाय से आया बैलेंसिंग फिगर से, ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ये पुनर्मूल्यांकन खाते का आपका प्रारूप है जिसके पीडीएफ में आपको भेजूंगी। अब हम सवाल नंबर 33 लेते हैं, अनुराग और विलास वाला। देखिए आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 5.7 पे है। अनुराग विलास एक फर्म, साझेदारी फर्म में 3/5 और 2/5 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। अंडरलाइन करें, अनुपात दिया है 3/5 और 2/5। 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा, ये पुराने साझेदारों का, पुरानी फर्म का चिट्ठा दिया है जिसे नए में हम बदलेंगे। आपको दायित्व पक्ष में दिया हुआ है सामान्य संचिति। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो भी पुराने चिट्ठे में संचय आदि के लाभ हानि हो वो सब पुराने साझेदारों में उनके लाभ हानि के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। तो आप यहाँ नोटिंग लेते जाएं कि कौन सी मत कहाँ ट्रांसफर होगी। तो आप सामान्य संचिति के ब्रैकेट में लिखें कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये नोटिंग रहेगी आपको, तो आपको ट्रांसफर करना आसान रहेगा। उसके बाद दिया है पूंजी, पूंजी खाते में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, उसका बैलेंस है। असेट साइड में दिया है
आपको हस्तस्रोकड़ असेट के रूप में रहेगी, देनदार असेट के रूप में रहेंगे, स्कंद और यंत्र सभी असेट्स ही हैं, कहीं कोई मदद ट्रांसफर नहीं होगी। वे मनचंदा को फर्म में 1/3 भाग के लिए निम्न शर्त पर साझेदार बनाते हैं। नया साझेदार कौन आ रहा है? मनचंदा कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/3। आप ध्यान रखें, वह अपनी पूंजी के 1000 रुपये देगा। पूंजी कैसे दी जा रही है? नकद। अब आपको प्रभाव देने हैं, समायोजन दिए हैं। समायोजन के प्रभाव हम जानते हैं कितने स्थान पर होते हैं? 2। एक डेबिट पक्ष के लिए होगा और दूसरा क्रेडिट पक्ष के लिए। तो नया साझेदार जब पूंजी ला रहा है, हमने एंट्री पढ़ रखी कैश अकाउंट DR2 मनचंदास कैपिटल, तो एक बार तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और दूसरी बार कैश में असेट्स में जुड़ेगा। इसलिए आप एक बार असेट्स के साथ जहां ऊपर लिखा है कैश इन हैंड, उसमें प्लस का चिन्ह लगाइए और यहाँ नीचे जहाँ समायोजन दिया है वह नोट कीजिए। असेट्स के लिए A और कैपिटल अकाउंट के लिए CAP डॉट लगा दीजिए। ठीक है। फर्म की ख्याति 1000 रुपए की, ये पूरी फर्म की ख्याति है। हमें किसका लेखा करना है? मनचंदा का। आप यहाँ पर मनचंदा के भाग की ख्याति लिखें या फर्म की ख्याति, ये आपकी मर्जी। मनचंदा के भाग की ख्याति का हम लेखा करेंगे जो परस्पर यहाँ नकद नहीं ला रहा है। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है तो साझेदारों के खातों में परस्पर क्या किया जाता है? उसका समायोजन। यहाँ आप करेक्शन कर लें कि फर्म की गुडविल की जगह आप इसे कर लें मनचंदा की ख्याति कितनी है? 1000 रुपये, जिसे हम साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित कर देंगे। स्टॉक का मूल्य 500 रुपये से बढ़ा, संपत्ति का मूल्य बढ़ा तो लाभ हुआ, बढ़ा तो अभी मैंने आपको समझाया था संपत्ति का मूल्य बढ़े तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और एक बार इसका इफेक्ट पड़ेगा असेट में। संपत्ति बढ़ी इसलिए स्टॉक के साथ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 100 रुपए का आयोजन करना। देनदारों पर ऋणों का आयोजन करने से देनदारों के मूल्य में क्या होगी? कमी। असेट घटी तो हानि तो रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड आएगा? डेबिट। इसलिए एक बार तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, एक बार असेट्स में। डेटर्स में से क्या होगा? माइनस, इसलिए डेटर्स के साथ आप माइनस का सिंबल लगाएं। साझेदारों के पूंजी खाते बनाना नई फर्म का चिट्ठा, लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपका? पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। समायोजन में देखें, रिवैल्यूएशन से संबंधित समायोजन दिया। स्टॉक का मूल्य 500 से बढ़ाना है, संपत्ति का मूल्य बढ़ा तो क्रेडिट बाय स्टॉक, जितना मूल्य बढ़ाना है वो ऑलरेडी दिया है, कितना बढ़ाना है? 500। ठीक। नेक्स्ट दिया है आपको कि देनदारों पर 100 रुपए का संदिग्ध ऋणों का आयोजन करना है, इससे देनदारों के मूल्य में कमी होगी, इसलिए डेबिट साइड टू डेटर्स 100। और कोई समायोजन जो साझेदारों की संपत्ति या दायित्व से संबंधित है नहीं है, अतः यहीं पर पूरा डिफरेंस निकलेगा और प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सामने दिख रहा है कमी डेबिट में है, क्रेडिट साइड से हम टोटल लगा लेंगे। दोनों साइड का टोटल कितना आएगा? 500 में से डेबिट के 100 गए तो डिफरेंस आया 400, जिसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन है? अनुराग और विलास। ब्रैकेट में अनुपात डालें, ओल्ड पार्टनर्स हैं। ओल्ड आपको रेशियो लेना है 3/5 और 2/5। डिफरेंस 400 का है, 400 को बांटेंगे, बटे कितना? 5 से किया 5 × 40, 0 का 0। 80 को पहले के लिए 3 से गुणा किया तो 8 × 24, 240 और 8 दूनी 16, 160। ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक। अब मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की जो है वो भी बनवा देती हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की क्या है हमारी? एडजस्ट करने के लिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर। तो न्यू कौन है? मनचंदा। कैपिटल अकाउंट DR2 न्यू पार्टनर्स के डेबिट के साथ ओल्ड कौन है? अनुराग कैपिटल अकाउंट एंड विलास कैपिटल अकाउंट। इसे हम
डिस्ट्रीब्यूट करें। ख्याति कितनी लाए मनचंदा 1000, 1000 को ओल्ड रेशियो 3 और 2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1000 को 5 से काटा, 5 दूनी 10, 200 आया। 200 को पहले के लिए 3 से गुणा किया तो 600 और दूसरे के लिए 400। ये गुडविल हमारी क्या हो गई, एडजस्ट। बिग गुडविल एडजस्टेड। अब अगले वीडियो में मैं आपको कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगी।